Hello students, welcome you all at Keswaran Digital Classes. In the previous lecture, we have discussed about the relation between drift speed and current, and also we have discussed about the relation between drift speed and current density. पिछली क्लास में बच्चे अपन ने ड्रिफ्ट स्पीड और करंट के बीच में रिलेशन देखा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो करंट होता है I इज इक्वल टू क्या होता है NEA/VT. I इज इक्वल टू क्या होता है NEA/VT. एंड we have also discussed about the current density J is equals to what? J is equals to N into E into VT. ये दोनों रिलेशन बच्चे हमने पढ़ रखे हैं। ये करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच का रिलेशन था, ये करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच का रिलेशन था। अब ये जो तीसरा रिलेशन है बच्चे ड्रिफ्ट स्पीड का, वो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में जब आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को दे रहे हो। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन के पास में क्या होता है, मोशन होता है। और इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपन क्या कहते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज मोशन होता है बच्चे, उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के एवरेज मोशन को क्या बोलते हैं अपन, ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। ठीक है, so we are going to discuss the relation between drift speed and drift speed का मतलब क्या हो गया Vd and potential difference पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, कंडक्टर के क्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस, कंडक्टर के अक्रॉस। तो ये हमारे पास में रिलेशन हमें कैलकुलेट करना है। अब आप देखो, जब भी आपको कोई रिलेशन कैलकुलेट करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अपन उसको सही तरीके से समझ पाए। तो मान लो ये हमारे पास में बच्चे कोई कंडक्टर है, लेट अस सपोज दिस वन इज अ कंडक्टर। अपन ने क्या किया, एक कंडक्टर बना लिया। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल, ये जो क्रॉस सेक्शन है, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज व्हाट, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। अगर अपन लेंथ ऑफ द कंडक्टर की बात करें तो L इज इक्वल टू क्या होता है, Vd इंटू डेल्टा टी। ये मैंने आपको पिछले डेरिवेशन में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर L लेंथ है और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, Vd है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड Vd है और डेल्टा टी टाइम के दौरान ये यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, अब देखो अपन ने जो कंडक्टर को कनेक्ट कर रखा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बच्चे है V। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कंडक्टर का, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चे V। समझ रहे हैं बात को आप। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको अपन क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं। इसको अपन क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं। तो अगर अपन सिंपल फॉर्मूला यूज करें यूजिंग द रिलेशन, किसके किसके बीच के रिलेशन को यूज कर लें, तो अपन यूज कर लें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन को। तो पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू E डॉट डी। डी का मतलब क्या, सेपरेशन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है, तो सेपरेशन क्या है, L है। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E इंटू L, है ना। तो सबसे पहले डेरिवेशन में क्या करते हैं अपन, गिवन कंडीशंस को मेंशन करते हैं। गिवन कंडीशन क्या, कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है बच्चे, L है, और जिसके ऊपर अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अप्लाई किया है कंडक्टर के अक्रॉस, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा, कंडक्टर का भी होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर a conductor, let us consider a conductor having, length L and area of cross section is A। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बच्चे हमारे पास में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A। Let us consider a conductor having length L and area of cross section is what, A. The potential difference across the conductor is what? The potential difference across the conductor is V. The electric potential difference across the conductor is
V। तो कंडक्टर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चे, वो क्या है हमारे पास में V है। ठीक है, तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ड्यू टू दी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ड्रिफ्ट स्पीड क्रिएट होगा कंडक्टर के अंदर। तो आप क्या लिख सकते हो, ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल across the conductor, अगर कंडक्टर के अक्रॉस बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके बीच में क्या होता है, देखो जहां पोटेंशियल होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम पिछले चैप्टर कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला सेक्शन कर रहे थे, उस सेक्शन में मैंने बताया आपको कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों आपस में रिलेटेड है। अगर पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। समझ रहे हैं बात को आप, V इज इक्वल टू E डॉट डी, है ना। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन को हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट अक्रॉस द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा अक्रॉस द कंडक्टर, एंड देयरफॉर there will be drift speed of electron, and therefore there will be drift speed of electron, and therefore there will be drift speed of electron, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ड्रिफ्ट स्पीड होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, हमने एक कंडक्टर लिया जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसको हमने एक सप्लाई से कनेक्ट किया, मतलब बैटरी से कनेक्ट किया। इस बैटरी के अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल है, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी होगा, क्योंकि आप देख सकते हो इस कंडक्टर को अपन ने इसके साथ पैरेलल में लगाया, तो पोटेंशियल अक्रॉस दी बैटरी इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस दी कंडक्टर। अब अगर कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली इसके अक्रॉस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर किसी कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो ड्रिफ्ट मूवमेंट कहेंगे अपन, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड कहेंगे। तो इसी चीज को अपन ने यहाँ पे मेंशन किया है। अब हमें करना क्या है, हमें बच्चे रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो आप लिखोगे क्या, ये तो गिवन कंडीशन हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं अपन कि हमें निकालना क्या है, तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, वी हैव टू डिराइव द रिलेशन, वी हैव टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड, ड्रिफ्ट स्पीड को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Vd से, ड्रिफ्ट स्पीड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ड्रिफ्ट स्पीड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट किया अपन ने, V से। अब देखो आप इसको समझो कि हमने जो रिलेशन पढ़ा है, हमने बच्चों जो रिलेशन पढ़ा है ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन, वो क्या पढ़ा है, तो वो हमने करंट के लिए पढ़ा है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, NE इंटू VD। हमने क्या रिलेशन पढ़ा था, I इज इक्वल टू NE इंटू VD। और ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन क्या पढ़ा था, ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन अगर आपको याद हो तो ड्रिफ्ट स्पीड का जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें क्या पढ़ा था, वी हैव हमारे पास रिलेशन है बच्चे, ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, ड्रिफ्ट स्पीड का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, Vd इज इक्वल टू क्या था, ई टाउ अपॉन m इंटू ई। क्या आपको ये रिलेशन याद है, मैंने कहा था आपसे कि ये कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को अपन मोबिलिटी कहते हैं। तो Vd इज इक्वल टू म्यू इंटू ई, ये रिलेशन हमने डिराइव कर रखा है। तो ये अपन इस रिलेशन को अपन यूज कर रहे हैं, इस रिलेशन को क्या कर रहे हैं अपन, यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच भी रिलेशन होता है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच भी रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। ऑल्सो वी हैव, ऑल्सो यूजिंग द रिलेशन, ऑल्सो वी हैव हमारे पास ये भी रिलेशन है बच्चे कि V इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी। डी का मतलब लेंथ या फिर सेपरेशन। तो यहाँ पे अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर का सेपरेशन क्या हमारे पास में L है, तो अपन ने यहाँ पे D के बदले क्या यूज कर लिया, L यूज कर लिया। अब अगर यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, अगर यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, V अपॉन L। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, L हमारा डिनोमिनेटर में चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, V अपॉन L। एंड दिस में बी सपोज टू बी सेकेंड इक्वेशन। इसको कौन सा इक्वेशन मान सकते हो आप, सेकेंड इक्वेशन।
अब आप देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उसको क्या करें अपन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, तो ड्रिफ्ट स्पीड और पोटेंशियल के बीच हम रिलेशन निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो अपन क्या करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पुट कर दें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को यूज किया और इन दोनों इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को यहाँ से निकाल करके यहाँ पे पुट कर दिया। तो अपने पास में क्या मिल जाएगा बच्चों, देखो Vd इज इक्वल टू क्या है, Vd इज इक्वल टू है ई टाउ अपॉन m इंटू ई, और ई के बदले क्या रख सकते हो आप v अपॉन एल। तो यहाँ पे अपन क्या पुट कर सकते हैं v अपॉन एल, यहाँ पे आप क्या रख सकते हो v अपॉन एल। तो अगर आप एक्सप्रेशन को समझो तो Vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टाउ अपॉन एम एल इंटू वी, ई टाउ अपॉन एम एल इंटू वी। वी बच्चे क्या है यहाँ पे, ये वी हमारे पास में है पोटेंशियल, वी हमारे पास में क्या है पोटेंशियल, और Vd क्या है बच्चे यहाँ पे, Vd हमारे पास में है ड्रिफ्ट स्पीड, यानी कि हमने किसके बीच रिलेशन कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया रिलेशन बच्चे ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो ये हमारा रिलेशन हो गया ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ड्रिफ्ट स्पीड किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, इन द सेम मैनर ड्रिफ्ट स्पीड हमारा बच्चे पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगा। मतलब पोटेंशियल बढ़ाने से आपकी ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, ड्रिफ्ट स्पीड आपकी बढ़ेगी। हालांकि लेंथ ऑफ द कंडक्टर को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। आप ध्यान रखना कि अगर कंडक्टर के लेंथ को आप बढ़ा लोगे तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर लेंथ की वैल्यू को आप छोटा लोगे तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ये हमारा रिलेशन हो गया किसका, ड्रिफ्ट स्पीड का, Vd इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम एल इंटू वी। ठीक है, ये हमारे पास में ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन हो गया। तो एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं फटाफट से। देखो ये हमने ड्रिफ्ट स्पीड के बेसिक इक्वेशन को यूज किया जो हमने सबसे पहले डिराइव करा था ड्रिफ्ट स्पीड का। ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन क्या पढ़ा था, ई टाउ अपॉन एम इंटू ई। ई क्या है यहाँ पे बच्चों, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, टाउ क्या है यहाँ पे एवरेज कॉलिजन टाइम है, एम क्या है बच्चे यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई क्या है बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कंडक्टर के अक्रॉस हमें मिल रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन यूज किया। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या कहता है कि V इज इक्वल टू ई डॉट डी, डी का मतलब लेंथ या फिर सेपरेशन। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है, L है, तो अपन ने L यूज कर लिया। तो E की वैल्यू क्या मिल जाएगी, V अपॉन एल। E क्या मिल जाएगा बच्चों हमें, V अपॉन एल। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है इसको आप अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हो तो आपके पास में Vd क्या आ जाएगा, ई टाउ अपॉन एम, ये तो ये रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से उठा करके अपन ने इसमें पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया V अपॉन एल, और ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। तो आप क्या कह सकते हो कि ड्रिफ्ट स्पीड बच्चे किस पे डिपेंड करता है, ड्रिफ्ट स्पीड हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है। तो आप लिख सकते हो कि ड्रिफ्ट स्पीड डिपेंड्स ऑन, drift speed of electron also depends on, drift speed of electron, drift speed of electron depends on the electric potential across the capacitor, electric potential across the capacitor, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर हमारा ड्रिफ्ट स्पीड डिपेंड करेगा। आप यूं लिख सकते हो ड्रिफ्ट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, एज लाइक ड्रिफ्ट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि ये लिखना सही नहीं है हमारे लिए क्योंकि एल को, हाँ एल को आपको कांस्टेंट रखो तब आप ये लिख सकते हो, क्योंकि ईटा अपॉन एम तो हमारे पास में क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप लिख दो कीपिंग एल कांस्टेंट, कीपिंग लेंथ ऑफ कंडक्टर remains constant, लेंथ ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि अगर कंडक्टर के लेंथ को आप कांस्टेंट रखते हो तो आप कह सकते हो कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अपन चलते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है।
calculate the drift speed of electron, calculate the drift speed of electron through a copper wire, through a copper wire, through a copper wire having current 1 ampere, having current 1 ampere and area of, and cross sectional area, and cross sectional area, cross sectional area of 2 mm square, cross sectional area of 2 mm square. The number of free electrons in 1 cubic centimeter of copper is, the number of free electrons, the number of free electrons in 1 cubic centimeter of copper is, of copper is 8.5 into 10 to the power 22। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास में। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात तो ड्रिफ्ट स्पीड की अपन बात करें तो ड्रिफ्ट स्पीड के अपन ने जो रिलेशन अभी तक पढ़े हैं वो कौन कौन से रिलेशन पढ़े हैं। तो सबसे पहला रिलेशन हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट स्पीड का ई टाउ अपॉन एम इंटू ई। रिलेशन आपको ध्यान होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे और इसको अप्लाई कर पाओगे। दूसरा रिलेशन हमने पढ़ा था करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में। तो करंट I इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था बच्चे, NEA इंटू VT। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, ये हमने पढ़ रखा है। उसके बाद अपन ने तीसरा रिलेशन पढ़ा था J इज इक्वल टू NE इंटू VD। इसके बाद हमने तीसरा रिलेशन क्या पढ़ा था, J इज इक्वल टू NE इंटू VD। उसके बाद चौथा रिलेशन हमने पढ़ा था VD इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन M इंटू L इंटू में क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये चार रिलेशन अभी तक हमने पढ़े हैं बच्चे किसके, ड्रिफ्ट स्पीड के। ये चारों रिलेशन आपको ध्यान रखना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इन सभी रिलेशंस को यूज कर पाओगे। जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन फॉर्मूला को यूज करेंगे। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है आप ये देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कॉपर वायर हैविंग करंट 1 एम्पियर। मतलब आपके पास में एक तो क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर। यानी कि मैं यहाँ पे पहले गिवन चीजों को लिख देता हूँ। करंट क्या है, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, मतलब करंट दिया हुआ है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2 mm स्क्वायर। दूसरा क्या दिया हुआ है बच्चे, एरिया दिया हुआ है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ए की वैल्यू है 2 mm स्क्वायर। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, मिलीमीटर स्क्वायर जो है बच्चे वो ऐसा यूनिट नहीं होता है, उसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ता है। तो 2 इंटू मिलीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करते हो तो 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हो तभी तो मीटर में आएगा। लेकिन मिलीमीटर का स्क्वायर है तो 10 टू दी पावर -3 मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी कि ये मिल जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो एरिया एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, एरिया एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर। अब आप कहोगे ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि मिलीमीटर बच्चे ऐसा यूनिट नहीं है, आप सबको पता है डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर। तो मिलीमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लो फिर मीटर का स्क्वायर कर लो तो क्या मिल जाएगा आपको, एरिया मिल जाएगा। अब आप देखो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज दिस। तो आप देखो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या है, 8.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 22। क्या है, 8.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। तो क्या ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम है, हाँ उससे ही मिलता जुलता है, बट क्या ये क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम होगा, नहीं। इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा आपको, मीटर क्यूब में। तो अगर आप इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो आप देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे, 10 टू द पावर -3। देखो सेंटीमीटर क्या होता है बच्चे, 10 टू द पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 10 टू द पावर -2 मीटर। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, यानी कि क्यूब कर रहे हैं अपन,
क्यूब चाहिए हमें, तो क्यूब कर दिया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2 का क्यूब, यानी 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। तो यहाँ से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या है 8.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम के अंदर इतना इलेक्ट्रॉन है, हमें क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है यूनिट वॉल्यूम में, तभी तो आप ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे I इज इक्वल टू NeABD। यहाँ पे n क्या होता था, n बच्चे यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, लेकिन ये तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो पहले क्या करो आप इसे यूनिट वॉल्यूम में चेंज कर लो। पहले क्या करो बच्चे आप इसे यूनिट वॉल्यूम के अंदर चेंज कर लो। तो हमने क्या किया, हमने बच्चे इसे यूनिट में चेंज करने के लिए इसको मीटर क्यूब में लिख लिया। तो 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप देखो यहाँ पे, तो 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब, तो ये 10 टू द पावर -6 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी कि 8.5 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -6। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन, तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे 10 टू द पावर -6 कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये -6 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आ गई बच्चे 8.5 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 10 टू द पावर 6, यानी कि वैल्यू देखें आप तो 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28। ये किसकी वैल्यू है, तो ये बच्चे वैल्यू आ गई हमारे पास में n की। ये किसकी वैल्यू आ गई अब हमारे पास में n की। अब आप देखो I आपके पास गिवन है, A आपके पास गिवन है, n आपके पास गिवन है। I आपके पास गिवन है, A आपके पास गिवन है, n आपके पास गिवन है। इलेक्ट्रॉन चार्ज आपको पहले से पता है, तो ड्रिफ्ट स्पीड आप यहाँ से नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यानी कि अब हमें पता है कि हमें कौन सा इक्वेशन को यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन में आप ये देखें बच्चे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या आपको कैलकुलेट करना है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से हमने सारी वैल्यूज दी हुई है, अब आप क्या कर लो इक्वेशन को यूज कर लो। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, हमें जगह चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैं इसको इरेज करना चाहूँगा, ठीक है। बाकी के इक्वेशन को भी मैं हटा देता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको रख रहे हैं अपन क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। अब आप देखो यूजिंग द रिलेशन, हमने कौन सा रिलेशन यूज करना है, I इज इक्वल टू n इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी। तो हमें चाहिए बच्चे VD, तो VD क्या हो जाएगा I अपॉन एन ई ए। VD क्या हो जाएगा I अपॉन एन ई ए। VD का रिलेशन क्या हो जाएगा I अपॉन एन ई ए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे I की वैल्यू देखें तो I हमारे पास में क्या है 1 एम्पियर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 एम्पियर। और n की बात करें तो n हमारे पास में क्या है 8.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 28। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 8.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 28। E की बात करें तो E हमारे पास में क्या है इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। A की बात करें तो एरिया है, एरिया की वैल्यू देखो बच्चे क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर -6। एरिया की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर -6। सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, अब बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप जो फ्रैक्शन है उसको डेसिमल को एक साथ रखो 8.5 इंटू 1.6 इंटू 2, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 10 टू द पावर 28, 19 और -6 ये कितना हो गया -25। 28 - 25 क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3, तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चे 10 टू द पावर 3। और जब इस 10 टू द पावर 3 को आप ऊपर लिखोगे या ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -3 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10 टू द पावर व्हाट 10 टू द पावर -3। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्रेशन को, दिस वैल्यू इज इक्वल टू
दिस वैल्यू इज इक्वल टू 8.5 इंटू 1.6 इंटू 2 10 टू दी पावर -3। तो यहाँ पे -3 ऊपर आ गया। अब आप इसको सॉल्व करो तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, वैल्यू मिल जाएगी 10 रेज टू दी पावर -3 अपॉन 8.5 इंटू 3.2 अपॉन में क्या हो गया 8.5 इंटू 3.2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू पता चलेगी बच्चों 8.5 इंटू 3.2, 5 टू जा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 8 टू जा 16, 16 1 17 हो गया, 5 3 जा 15, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 24 प्लस 1 क्या हो गया 25, है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चे 0, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 6 प्लस 1 7, दिस वन इज 2720 यानी 27.20, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गया बच्चों, दिस वन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -3 अपॉन 27.20। अब आप क्या करो यहाँ पे बच्चे, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 27। तो 27 में किससे आपको डिवाइड करना है, इसमें 27.2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप 100 इंटू 10 टू दी पावर -27 डिवाइडेड बाई, देखो 100 अपन ने यहाँ पे ऐड किया है तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा -5, यहाँ पे क्या आ जाएगा पावर बच्चों -5 डिवाइडेड बाई 27.2। अब आप देखो 100 अपॉन 27 करो तो 27 3 कितना हो जाएगा, 27 3 आ गया बच्चे 81, फिर 19 190 हो गया, तो नियर अबाउट 180 के अप्रॉक्स 6 टाइम जाएगा, तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -5। और क्योंकि ये ड्रिफ्ट स्पीड है बच्चे तो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। आंसर हमारा किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। आई होप आपको ये क्लियर बच्चे समझ में आ गया होगा। इस तरह से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा कि सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कौन सा कंडीशंस हमारे पास में गिवन है और जो कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपन बेस्ट सुटेबल फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में सारे फार्मूला है, उसमें से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको फार्मूला को सेलेक्ट करना होगा और उसको आपको क्या करना होगा बच्चे, उसको आपको क्वेश्चन के अंदर यूज करना होगा। अपन आगे बढ़ते हैं और अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बच्चे वो क्या है, ओम्स लॉ है। तो अपन ओम्स लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और आपने पहले भी पढ़ रखा है ओम्स लॉ को। आई होप आपको ध्यान भी होगा कि हमने बच्चे 10th क्लास में पढ़ा था ओम्स लॉ को। कब पढ़ा था हमने ओम्स लॉ को बच्चे, हमने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर। तो अपन चलते हैं ओम्स लॉ के अंदर ऊपर, ठीक है। देखो ओम ने क्या कहा था, ओम ने ये कहा था कि जब किसी कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड करते हो, जब किसी कंडक्टर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड करवाते हो, यानी जैसे ही आपने कोई कंडक्टर लिया और इसके अक्रॉस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवा रहे हो, मतलब यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो, इसको आप यूं लिख सकते हो, इसको आप यूं लिख सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे ये वोल्टेज V है, तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज V आप लोगे तो इससे अक्रॉस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उन्होंने ये कहा कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट डेंसिटी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो ओम्स लॉ के भी दो फॉर्म है, एक तो आपका जनरल फॉर्म है और दूसरा आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। तो पहले तो अपन ओम्स लॉ के माइक्रोस्कोपिक फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म या फिर आप इसको वेक्टर फॉर्म भी कह सकते हो, आप इसे बच्चे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कह सकते हो। तो पहले तो अपन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि किसी भी कंडक्टर के लिए जो करंट डेंसिटी होता है, दिस करंट डेंसिटी J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर। द करंट डेंसिटी of a conductor is directly proportional to the electric field across the conductor। ये उनका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म था। ये इसको अपन प्रूव भी करेंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। लेकिन सबसे पहले अगर एग्जाम में आपसे स्टेटमेंट पूछा जाए 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि भाई ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, तो आप क्या कहोगे, फॉर एनी यूनिफॉर्म कंडक्टर, किसी होमोजीनियस कंडक्टर के लिए, होमोजीनियस मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन क्या हो, यूनिफॉर्म हो बच्चे, तो वहां करंट डेंसिटी क्या होगा, करंट डेंसिटी जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कंडक्टर के अक्रॉस हमें मिलता है। तो आप क्या लिखोगे, फॉर होमोजीनियस कंडक्टर, फॉर होमोजीनियस कंडक्टर, फॉर होमोजीनियस
कंडक्टर, और आप कंडक्टिंग मटेरियल भी लिख सकते हो, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट डेंसिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है बच्चों? करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। द स्ट्रेंथ ऑफ करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to the strength of electric field, the strength of electric field, strength of electric field across the conductor, across the conductor, है ना? किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा बच्चे, वो क्या होगा? वो करंट डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या था? ये ओम्स लॉ का बच्चे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होता है, और आप इसे क्या कह सकते हो? वेक्टर फॉर्म कह सकते हो। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज, दिस स्टेटमेंट इज माइक्रोस्कोप। अब आप कहोगे कि भाई हमने तो बचपन में पढ़ा था कि V = IR होता है ओम्स लॉ। ये बच्चे ओम्स लॉ का जनरल फॉर्म है, इसको भी अभी डिस्कस करेंगे अपन सेकंड पार्ट के अंदर, लेकिन फिलहाल पहले अपन क्या देखें? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म को देख रहे हैं। सेकंड केस में हम क्या देखेंगे? V = IR को भी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। दिस स्टेटमेंट की बात करें तो दिस स्टेटमेंट इज नोन एज, इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं अपन? दिस स्टेटमेंट इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये क्या है बच्चे? ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, या फिर क्या कह सकते हो आप इसे? या फिर आप इसे वेक्टर फॉर्म कह सकते हो। ठीक है, अब ये फॉर्म आया कहां से? ये इक्वेशन आया कहां से? अपन इसको डिस्कस करेंगे। समझ रहे हो बात को आप? इस इक्वेशन को अपन यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं अपने रिलेशन की तरफ जो हमने पढ़ रखा है। ये आपको समझ में आ गया स्टेटमेंट? मैं फिर से रिपीट कर दूं, किसी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए, होमोजीनियस कंडक्टर के लिए, होमोजीनियस मतलब जो हर जगह से क्या हो? यूनिफॉर्म हो। तो होमोजीनियस कंडक्टर के लिए जो हमारे पास में करंट डेंसिटी होता है बच्चे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना? कंसिडरिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। आप ध्यान रखोगे कि कंडक्टर में हमेशा टेम्परेचर को अपने को कांस्टेंट रखना है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है बच्चे कि टेम्परेचर को क्या रखना होगा? आपको कांस्टेंट रखना होगा, टेम्परेचर को आपको वेरिएबल नहीं रखना है। ठीक है, अब अपन चलते हैं रिलेशन की तरफ, जो रिलेशंस हमने पढ़ रखे हैं। किसके रिलेशन को हमने पढ़ रखा है? तो हमने बच्चे ड्रिफ्ट स्पीड के रिलेशन को पढ़ा हुआ था। अभी मैंने आपको इस क्लास में भी और प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि ड्रिफ्ट स्पीड का जो रिलेशन है, एक तो रिलेशन हमने ड्रिफ्ट स्पीड का पढ़ा जो बेसिक रिलेशन था η/m/e। आई होप आप सबको याद होगा, ये रिलेशन था ड्रिफ्ट स्पीड का। दूसरा रिलेशन हमने क्या पढ़ा कि जे जो है बच्चे करंट डेंसिटी, ये होता है NE × VT। क्या आपको याद है? करंट डेंसिटी का रिलेशन क्या पढ़ा था? करंट डेंसिटी का रिलेशन पढ़ा था, एक तो करंट का पढ़ा था हमने N × E × A × VT, NEA/VT। और अगर आप एरिया को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो करंट पर यूनिट एरिया क्या मिल जाएगा? करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? NE/VT। तो अपन इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे और ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे यूजिंग द रिलेशन, यूजिंग द रिलेशन हमने क्या किया? रिलेशन को यूज किया। यूजिंग द रिलेशन VT = E/m × E। ये हमारे पास में बच्चे फर्स्ट रिलेशन है ड्रिफ्ट स्पीड का, बाय द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। ये हमने ड्रिफ्ट स्पीड के डेफिनेशन में डिराइव करा था। ऑल्सो वी हैव द रिलेशन J = what? J = NE × VT। This may be supposed to be second equation। इसको हमने कौन सा इक्वेशन मान लिया बच्चों? इसको अपन ने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब आप देखो कि ये जो ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू है, क्या अपन इस एक्सप्रेशन को यहाँ पुट कर सकते हैं? क्या अपन इस एक्सप्रेशन को यहाँ पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी? NE × VT। VT की वैल्यू क्या है? VT की वैल्यू है हमारे पास में η/m × E। VD की वैल्यू क्या है? VD की वैल्यू है बच्चे η/m × E।
इस एक्सप्रेशन को हमने यहाँ से इसमें पुट कर दिया, दैट्स इट। अब आप गौर से देखो तो यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे वैल्यू मिलेगा n इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ डिवाइडेड बाई m इंटू ई। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो j इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे n ई स्क्वायर टाउ अपॉन m मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, मल्टीप्लाइड बाई ई। n ई स्क्वायर टाउ अपॉन m डिवाइडेड बाई m इंटू ई। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? n क्या है यहाँ पे, n मैंने आपको पहले बताया यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है बच्चे वायर के अंदर या कंडक्टर के अंदर वो है। e क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये भी कांस्टेंट। टाउ क्या है हमारे पास में, एवरेज कोलिजन टाइम, ये भी कांस्टेंट। m क्या है बच्चे यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लो किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, तो जो चार्ज कैरियर का फ्लो होगा उसी का मास हम लेंगे। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है बच्चे ये क्या है, दिस कांस्टेंट, दिस इज नोन एज व्हाट, कांस्टेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को बच्चे अपन बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो इसके बाद अगर मैं एक्सप्रेशन को यहाँ लिखूं तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो J इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट को हमने क्या एज्यूम कर लिया बच्चों, इस कांस्टेंट को हमने सिग्मा एज्यूम कर लिया। E क्या है बच्चे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिग्मा को क्या लिखोगे आप यहाँ पे, हियर सिग्मा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। सिग्मा को क्या बोलते हैं अपन, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल आप ये समझें कि सिग्मा कांस्टेंट है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में, उन सबको भी अभी डिस्कस करेंगे अपन। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप गौर से देखो तो सिग्मा क्योंकि कांस्टेंट है तो ये जो सिग्मा है ये कांस्टेंट है, तो J किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब आप आ जाओ स्टेटमेंट पे जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर के लिए जो करंट डेंसिटी होता है बच्चे वो उस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इक्वेशन इज नोन एज व्हाट, दिस इक्वेशन इज नोन एज ओम्स लॉ फॉर वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जे हमारे पास में क्या है बच्चे, वेक्टर है। आप चाहो तो इसको J को वेक्टर से और इलेक्ट्रिक फील्ड E को वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। J हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चे, J हमारे पास में आ जाएगा सिग्मा इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू क्या मिल गया, दिस इज दी स्टेटमेंट फॉर ओम्स लॉ। ये बच्चे हमें ओम्स लॉ का स्टेटमेंट मिल गया है, किसके लिए, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट मिल गया है बच्चे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के लिए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है हमारे पास में, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्या होता है, तो कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर ईच कंडक्टर। सभी कंडक्टर के लिए बच्चे कंडक्टिविटी हमारा क्या होता है, कंडक्टिविटी हमारा बच्चे कांस्टेंट होता है। कंडक्टिविटी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी मटेरियल के लिए। और इसकी वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे यो भी मेंशन कर देता हूँ। हियर ये आपको समझ में आ गया। मैं एक बार रिकैप कर दूं कि हमारे पास में एक कंडक्टर था जिसकी लेंथ कोई दी हुई थी, सपोज करो लेंथ ऑफ द कंडक्टर L है, सपोज करो लेंथ ऑफ द कंडक्टर L है। हालांकि हमें लेंथ से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, फिर भी आप ध्यान रखिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है बच्चे, L है। इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर इज व्हाट, E। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास में, E है। और जो अपन पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं इस कंडक्टर के अक्रॉस उसकी वैल्यू क्या है, V। और इस पोटेंशियल की वजह से इस कंडक्टर के क्रॉस क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। तो यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करें तो ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन हमने यूज किया Vd इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन m इंटू ई। ये हमने पहले से डिराइव कर रखा है। सेकेंड केस में हमने क्या किया, हमने रिलेशन यूज किया किसके बीच का, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच के रिलेशन को यूज किया है। और यहाँ पे जो ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू हमने फर्स्ट में सॉल्व किया उसको अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE इंटू VD। VD इज इक्वल टू व्हाट, ई टाउ अपॉन m इंटू ई। अब आप देखो n इंटू ई स्क्वायर टाउ अपॉन m, ये क्या है, यहाँ पे n हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। E क्या है बच्चे हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन चार्ज है। टाउ क्या हमारे पास में, टाउ बच्चे यहाँ पे है एवरेज कोलिजन टाइम। m क्या है यहाँ पे, m बच्चे यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ चार्ज है।
ई क्या है बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं अपन, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। सो द वैल्यू ऑफ, अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी की वैल्यू को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन से। ऑल्सो अगर मैं आपसे ये कहूं कि कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी होता है बच्चे, कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, रिमेनिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो कंडक्टिविटी आपको क्या मिलने वाली है, कंडक्टिविटी आपको कांस्टेंट मिलने वाला है बच्चे। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चे एंड, कि अगर आप कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 रेजिस्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है बच्चे, कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज व्हाट, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को आप रेजिस्टिविटी का क्या कह सकते हो, कंडक्टिविटी को आप रेजिस्टिविटी का इनवर्स एज्यूम कर सकते हो। और ये जो फॉर्म है हमारे पास में, ये ओम्स लॉ का जो फॉर्म है, ये किस कंडक्टर पे काम करेगा, तो ओम्स लॉ जो है बच्चे वो केवल और केवल ओहमिक कंडक्टर पे ही काम करता है या ओहमिक रेजिस्टर पे ही काम करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो हमारे पास रेजिस्टर है वो ओम्स लॉ को अपन तभी अप्लाई करेंगे जब रेजिस्टर हमारा क्या हो, ओमिक हो। कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो ओमिक नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो आपने सिलिकॉन का वायर ले लिया तो क्या ये इक्वेशन सही होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन बच्चे ओमिक रेजिस्टर नहीं है, सिलिकॉन हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर है, तो वहां पे हमारा ये एक्सप्रेशन काम नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, ओम्स लॉ is only applicable for ohmic resistors, applicable for ohmic resistors। ओम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है ओहमिक रेजिस्टर्स के लिए। ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ओहमिक रेजिस्टर, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ये सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आज की क्लास में बच्चे हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को समझा है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दैट इज V = IR। उस एक्सप्रेशन को भी समझेंगे कि वो एक्सप्रेशन हमें कहाँ से मिला है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।